क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए नहीं है। मौसम देखिए, अपना स्किन टाइप देखिए, अपना माहौल देखिए। अगर आप 2 घंटे में नहीं लगाओगे तो सनस्क्रीन फायदा करने के बजाय नुकसान करेगी, बिकॉज सनस्क्रीन आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना रही है। लेकिन सनस्क्रीन कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी सही से बना ले हो ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब, 2 वर्ड्स, नेचुरल, ऑर्गेनिक, ये 2 शब्द जो है, इसकी आड़ में कितना बिजनेस चल रहा है? तो जो ड्रग एक्ट ऑफ इंडिया है उसमें नेचुरल की परिभाषा ये है कि अगर उसमें 1% भी नेचुरल है, उसमें आप 4 रोज की पंखड़ी डाल दीजिए गुलाब की, वो नेचुरल हो गया। तो आप जो बाजार से खरीद रहे हैं वो कितना नेचुरल है कितना नहीं है, ये अलग बात है। स्किन टाइप अपना कैसे पहचाने, इसका कोई बेसिक तरीका क्या? देखिए, स्किन टाइप अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो स्किन आपकी खुद अपने आप बता देती है। कितना लगाना है, कहाँ लगाना है और कब लगाना है? This is called 1 FTU, 1 finger tip unit। तो ज्यादातर जो क्रीम्स लगती हैं, अगर आपको हाथ पे लगानी है तो 1 FTU is more than enough। कील मुहासों को लेके ये आज भी क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के बीच? ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज के समय ना। ब्यूटी एक्सपर्ट्स, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, इन लोगों ने जगह ले ली है। स्किन स्पेशलिस्ट, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसने MS तक वो सब किया हुआ है, ये कैसे बढ़ गया अचानक से? इतनी स्पाइक क्यों आई इसमें? इनसिक्योरिटी लोगों की पॉपुलेशन की बहुत बढ़ गई है, लुक्स की अहमियत बहुत बढ़ गई है। तो आइसिंग, स्किन पे आइसिंग करना, ये सही है गलत है? कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए? बिल्कुल गलत है। स्किन में मतलब आप वेन्स को ब्रेक कर रहे हैं। ये जो ऑर्गेनिक के नाम पे, इसके नाम पे बेवकूफ बनाने का धंधा ज्यादा चल रहा है क्या? देखिए, पहले तो हर आदमी का जेनेटिक मेकअप है। मैं अगर अपने बाल नहीं कटाऊं तो वो मेरे घुटने तक नहीं हो जाएंगे। दिक्कत सारी एडवर्टाइजमेंट की है। जब ये तेल की बात हो रही थी, मैं नाम ना भी लूं तो सब समझ जाएंगे। हर पॉडकास्ट में वो बैठे हुए थे, हर जगह वो एक बम्बार्डमेंट हो रही थी। तो आपको लगता है कि चलो एक बार यूज करके देखते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित प्रकाश और नीति पथ के इस स्पेशल पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं आपके खुश रहने के लिए आपकी त्वचा का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने त्वचा पहली बार सुना होगा, क्योंकि हम स्किन टोन और स्किन से जुड़ी चीज़ें तो उसकी तो बात करते रहते हैं। लेकिन अब सोचिए, मैं स्किन को आज अगर त्वचा कह रहा हूँ, इसका मतलब कुछ खास बात है, क्योंकि बहुत खास मेहमान हमारे साथ आज त्वचा पे, स्किन पे, आपसे और आपके पास जो भी सवाल हैं आपकी त्वचा से जुड़े हुए, आपके स्किन टोन से जुड़े हुए, कोशिश रहेगी आज उन सारे प्रश्नों को हमारे जो विशेष मेहमान हैं उनसे पूछा जाए। बहुत स्वागत शुक्रिया डॉक्टर शैला अग्रवाल, बहुत स्वागत। पुराने मित्र भी हैं और हमेशा से एक बातचीत का दौर पिछले कई वर्षों से है, बट आज पहली बार सामने बैठा हूं तो ऐसा लग रहा है कैमरा ऑन है तो क्या बात होने वाली है, तो देखते हैं कहाँ से शुरू होता है। तो मैं तो सोच रहा हूँ पहला आपसे इतनी बात होती रहती है, आज कहाँ से शुरू करें? पहली बात तो यही है कि देखिए त्वचा कितनी इम्पोर्टेंट हो गई जी। बज़्म में आओ 16 श्रृंगार करके, एक कयामत से पहले कयामत आनी चाहिए। क्या बात है, क्या तो बात है। आजकल हर कोई कयामत ढाना चाहता है, हर कोई कयामत ढाना चाहता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कयामत ढाना चाहता है पर फिर साथ साथ ये भी पूछता है, मैम मेकअप से तो स्किन खराब हो जाती है। तो आज त्वचा, स्किन शायद उसी लेवल पे आ गई है जहां आप अपनी हार्ट केयर और लंग केयर और आई केयर की बात करते हैं। स्किन केयर जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो गया। अच्छा, मैं पहला जो कौतूहल वाला प्रश्न मेरे मन अंदर आता है डॉक्टर साहब, वो ये कि आजकल जो लोग आपके पास पहुंचते हैं स्किन को लेके, मैं कहता हूँ कि आप इतने पॉजिटिव हैं कि मेरी स्किन कैसी है, मैं कैसा दिखूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा लोग जो क्लिनिक में आ रहे हैं आज के समय में, वो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, या दोनों का अनुपात बराबर है? पहले सिर्फ महिलाएं होती थी, अब पुरुष और महिलाएं काफी हद तक बराबर हैं, पर पुरुष अभी भी थोड़े से कम है। और काफी बार जो है वो उनकी बेटी, जब बेटी की शादी होने वाली है या जो उनकी वाइफ हैं, वो उन्हें पकड़ के लाती हैं कि यू ऑल्सो नीड टू टेक। अच्छा, ओके। तो अभी भी वो है, पर हाँ, माहौल बहुत बदल गया है और चीज़ें भी बहुत सारी अवेलेबल हो गई हैं जो हम रिकमेंड कर सकते हैं, या जो प्रिकॉशंस हैं वो हम बता सकते हैं। तो हमारे पास भी जो हमारा पिटारा है वो थोड़ा बड़ा हो गया।
जो किट आप रखते थे वो अब थोड़ा बड़ा हो गया उसमें। जब डर्मेटोलॉजी शुरू की थी हमें, तो आपको तो हम दोनों ही 20 साल से जानते हैं, 25 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। तो उस वक्त तो डर्मेटोलॉजी वाज डर्मेटोलॉजी, जिसमें कैलेमीन लोशन होता था, ऑइंटमेंट होते थे, या वो स्टीरॉयड क्रीम होती थी जो पेशेंट को लिख दो तो पेशेंट पहले ही डर जाता था। अब हमारी पिटारे में हर साल लेटेस्ट इज कोरियन, उससे पहले आपकी सीरम्स, उससे पहले आपकी स्किन केयर, एंटी एजिंग। तो हमारी जो स्पेशलिटी है वो सबसे इवॉल्विंग स्पेशलिटी है। तो अगर जैसे डॉक्टर की ज़िंदगी में पेशेंट देखना, क्लिनिक करना, उसी तरह पढ़ाई करना और अब्रेस्ट रहना कि आज नया क्या है, वो भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इतना बदलाव हो रहा है क्या ट्रीटमेंट? बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, और दूसरा दाम कंट्रोल हो गया है। जब 15 साल पहले, मैं कभी कभी आई साउंड लाइक एन ओल्ड लेडी विच आई एम, जब 15 साल पहले लेजर्स हिंदुस्तान में आई तो प्लास्टिक सर्जन्स के पास आई, बिकॉज उनके पास पैसे थे तो दे कुड बाय दोज मशीन्स। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें स्किन के बारे में कुछ नहीं पता था। वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, पर वो पूरे दुनिया में, क्योंकि तब तक डर्मेटोलॉजी काफ़ी आगे कॉस्मेटोलॉजी में बढ़ गई थी, हिंदुस्तान में हम थोड़ा सा 10 साल पीछे चलते थे, अब हम वी आर कैचिंग अप। तो जब शुरू में प्लास्टिक सर्जन्स ने बहुत स्किन का सत्यानाश किया है, आज भी दिल्ली में कम से कम 4-5 ऐसे लोग घूम रहे हैं जो जले हुए हैं उनके केस से। देन वी पीपल केम इन, हमने जाके वहाँ पर ट्रेनिंग ली, खरीदी, फिर भी हमने काफ़ी दिनों बाद। अब मशीनों के दाम कम हो गए हैं, लोग अवेयर हो गए हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, तो हमारा काम भी चल रहा है और लोगों का दिमाग खुल गया। और सोशल मीडिया तो दो धारी तलवार है, अच्छी भी है बुरी भी है। तो अच्छी इसलिए है क्योंकि लोग आपके से आके पूछेंगे कि मैम क्या आप ये करती हैं, तो आपको कहना पड़ेगा करते हैं, आपको सीखना पड़ेगा। लड़कियों में शुरू से हमने देखा है, और ये तो हमारे देश में ही नहीं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है दुनिया के हर कोने में थोड़ा उनको ज्यादा ये रहता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, अपने आप को कैरी करने में वो पुरुषों से ज्यादा वो। दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग अ लेडी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ बगैर लिपस्टिक लगाए या बगैर मेकअप लगाए? नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। तो वो मेरी अना का, मेरी ईगो का एक हिस्सा है। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि आपने जो कहा कि सजना, जो शुरू से ना सजना हमारे देश में खास तौर पे, अब वो सजना जो है, क्या उसका रूप कितना बदल गया कि अब सजना किस तरह से सजना चाहते हैं? मैं जैसे शुरू में कहा कि सजना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है कि ज्यादा चीजें तो नहीं कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल बहुत हो गया है और चीजें अवेलेबल भी हो गई हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है डॉक्टर साहब कि हम कहते हैं ना कि क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए वहीं से शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए नहीं है। अगर आप 20s में हैं तो क्या आप एंटी एजिंग की जरूरत आपको है? आप तो यूथ में हैं, यूथ इज द बिगेस्ट एलिक्सर। और स्किन की जो एजिंग जो हम मानते हैं वो 35 तक हम यूथ मानते हैं। 35 के बाद थोड़ी सी स्किन की जो टर्नओवर है वो कम हो जाती है। अब अगर आप 20 साल के होके एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप 35 साल के होके ऑयली स्किन के पीछे लगे हुए हैं वो गलत है। अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब आगे इसको रोकूं कैसे, वो तो अलग है, पर आप कलर पे कलर लगाए जा रहे हैं और उससे आपको एलर्जी हो रही है, वो गलत है। तो एज वाइज और आपकी जो सोशल स्टैंडिंग है उस हिसाब से आपको क्या कब करना है वो बहुत जरूरी है। मैं इस सवाल से अगला सवाल जो हम होम रेमेडीज में यहीं पर ही उसको बहुत कर जाना चाहती हूँ। होम रेमेडीज लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या जादू की छड़ी है कि बस हम होम रेमेडी लगाएंगे और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बात तो, और नेचुरल कि नेचुरल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ड्रग एक्ट ऑफ इंडिया है उसमें नेचुरल की परिभाषा ये है कि अगर उसमें 1% भी नेचुरल है, उसमें आप 4 रोज की पंखड़ी डाल दीजिए गुलाब की, वो नेचुरल हो गया। होम रेमेडी स्किन टाइप के हिसाब से होती है, होम रेमेडी सीजन के हिसाब से होती है। तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाइए। सबसे ज़रूरी ये है कि बी अ इंटेलिजेंट पर्सन। मौसम देखिए, अपना स्किन टाइप देखिए, अपना माहौल देखिए। अगर आपका काम है बाहर घूमना तो तब आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है ना। आप सारा दिन एक बंद कमरे में एसी में बैठे हैं तो सनस्क्रीन लगा के बैठे हैं। सनस्क्रीन लगा के क्यों बैठे? और सनस्क्रीन तो मैं अभी जब बात हो रही थी कि सवाल, मैंने कहा ये सनस्क्रीन ना मेरे गले की फांस है, क्योंकि मुझे सनस्क्रीन आप बोलो कि हर 2 घंटे में लगा लो, मैं भी नहीं लगाऊंगी।
और अगर आप 2 घंटे में नहीं लगाओगे तो सनस्क्रीन फायदा करने के बजाय नुकसान करेगी, बिकॉज सनस्क्रीन आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना रही है ताकि जो धूप की छाएं हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो अंदर जाके स्किन में डीएनए को ब्रेक ना करे, एजिंग ना करे। सनस्क्रीन का यही काम है। हम ब्राउन स्किन लोग हैं, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हैं, तो हमारा कलर ब्राउन है, ये नेचुरल सिलेक्शन है हमारी। तो हमारे पास इतना मेलानिन है कि वो सनरेज को अंदर नहीं जाने देता अगर आप बिल्कुल ही धूप में खड़े नहीं हो रहे हैं या सीधी धूप में नहीं। फिर बात ये आ जाती है कि भाई सब लोग बोल रहे हैं कि ये लाइट से अल्ट्रावायलेट निकल रही है, और ये हमारी स्किन का SPF 5 से 10 है। तो अगर आपने इसके ऊपर एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया, वो बैरियर इंटैक्ट है, तो सनस्क्रीन अलग से लगाने की क्या जरूरत? तो जबरदस्ती वाली बात है कि हम मतलब किसी ने कह दिया तो लगा रहे हैं। वेस्ट ने कह दिया। वेस्ट ने कह दिया, अच्छा। तो गोरे के ऊपर चल। ओह, सारी कहानी वहां से आ रही। सारी कहानी हमारी, तो वो जो वो गुलामी मान सकता है वो है, वो हर चीज में है। और वो गोरे हैं इसलिए क्योंकि उनके अंदर मेलानिन नहीं है। वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ सन है ही नहीं। और हिंदुस्तान में भी आप देखिए, नॉर्थ से साउथ में आपको फर्क नजर आ जाएगा। कुछ जहाँ जिस तरह का सन है, उस हिसाब से नेचर ने अपने आप हमें उसको अडेप्ट कर दिया। तो नेचर से उल्टा क्यों जाने की कोशिश में लगे रहते हैं? नेचर समझते ही नहीं है ना। अगर आप एक बार दिमाग लगाइए, सिर्फ एक बार आधे घंटे बैठ के किसी भी मेरी ही बात सुन लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या हैं और आपको क्या जरूरत। डॉक्टर साहब, 2 वर्ड्स, नेचुरल, ऑर्गेनिक, ये इतना ट्रेंड है ना, और जो वो कह के कोई प्रोडक्ट बेचना चाहे आपको, उसमें है कि नहीं है आप उसको चेक नहीं करेंगे। उसने अगर कह दिया ये ऑर्गेनिक सब्जियां, ये 2 शब्द जो है, इसकी आड़ में कितना बिजनेस चल रहा है और लोग कितना फंस रहे हैं इसके चक्कर में। देखिए, पहला उसूल ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसमें इंग्रेडिएंट्स की 50 लिस्ट दी हुई है, मत खरीदिए, क्योंकि आपको यही नहीं पता लगेगा कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। फिर अगला सवाल ये आता है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं अगर इतनी ऑर्गेनिक और इतना सब कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं? दिक्कत प्रिजर्वेटिव्स। अच्छा, जो उसमें डल रहा है। तो जो प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्किन को इरिटेट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप ऑर्गेनिक और नेचुरल की कहानी कह रहे हैं, एक तरफ आप प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं। 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सनस्क्रीन का मेरी रिक्वेस्ट होती है अपने पेशेंट से। सनस्क्रीन बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। सनस्क्रीन कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी सही से बना ले, हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो जो मेडिकल कंपनीज हैं, उनके यहाँ कोई एक बॉन्डिंग है कि भाई ये इतना होना चाहिए, SPF आपने लिखा तो लिख दीजिए। तो सनस्क्रीन जैसी प्रोडक्ट आपको हमेशा एक मेडिकल कंपनी से खरीदना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी स्किन बेहद ड्राई है, तो आप कितना भी ओवर द काउंटर ये क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स लगा लें, वो नहीं काम करेगा। बिकॉज जो डर्मेटोलॉजिस्ट लिख के देगा या जो एक मेडिकल कंपनी ने बनाया है, उसका एम उस ड्राई स्किन के अंदर जाना है। इनका एम शायद आपको चमकदार दिखाना है या खुशबू देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक बात जो आती है कि सबसे ज्यादा लोगों के साथ दिक्कत ये है, लोग ये नहीं समझ पाते कि उनकी स्किन टाइप क्या है। खासतौर पे जो पुरुष हैं, महिलाएं तो फिर भी बहुत हद तक उनको पता चल जाता है ऑयली है, ड्राई है। स्किन टाइप अपना कैसे पहचाने, इसका कोई बेसिक तरीका क्या हो? देखिए, स्किन टाइप अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो स्किन आपकी खुद अपने आप बता देती है। सर्दी में सर्दी आपके लिए जल्दी आ जाती है, गर्मी में आपके पसीने के साथ और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो जाहिर बात है कि स्किन टाइप यहाँ पर ड्राई है और यहाँ पर ऑयली है। प्रॉब्लम ये है कि स्किन टाइप एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्किन टाइप चेंज होती चली जाती है। अच्छा, उम्र के साथ? उम्र के साथ चेंज होती है। और मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि डिकेड वाइज, जब आप 20 के थे तो हम सबकी स्किन ऑयली थी, 30 के हुए तो वो थोड़ी सी ऑयली, और जो ऑयली से वो नॉर्मल की तरफ जाने लगी। 40s का होते होते ड्राई, और 50s का खासकर लेडीज़ में जब मेनोपॉजल सिम्टम्स आने लगते हैं तो वो ड्राई एंड सेंसिटिव हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्किन पैची होती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑयली का मतलब पूरी स्किन ऑयली है। तो हमेशा सबने T जोन सुना होता है, तो ऐसे ही O जोन होता है। और ज्यादातर स्किन की बात हम फेस की कर रहे होते हैं, बिकॉज ये सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को झेल रही है। तो सफाई भी इसी को चाहिए, मॉइस्चराइजेशन भी इसी को चाहिए, प्रोटेक्शन भी इसी को चाहिए। तो यहाँ पर आपका T जोन अलग हो सकता है और O जोन अलग हो सकता है। तो ज्यादातर लोगों का T जोन ऑयली होता है और O जोन ड्राई होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, वो इस एरिया में ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा चिन पे लोगों के ज्यादा पसीना आता है। अच्छा, अब मैं आपके पिछले वाले प्रश्न पे आना चाहता हूँ। कितना लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है और कब लगाना है, ये 3 प्रश्न हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं।
हर चीज़ का मेजर है। और जब मैं पेशेंट को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो मैं दो तरह से बोलती हूँ कि देखिए दवा है, दवा की तरह लगाइए, और ये मॉइस्चराइजर है तो इसको अच्छी तरह से लगाइए। तो उसको तरीका ये है कि दिस इज कॉल्ड वन फिंगर टिप यूनिट, जो हमारी फिंगर पे आती है। तो जब हम दवा बताते हैं कि अगर मैं आपको क्रीम बता रही हूँ कि आपको ये लीजन पे लगानी है जहाँ, तो मैं बताऊंगी वन फिंगर टिप यूनिट। तो ज्यादातर जो क्रीम्स लगती हैं अगर आपको हाथ पे लगानी है तो 1 FTU इज मोर देन इनफ। मॉइस्चराइजर की जहां तक बात है, थोड़ा सा निकालिए, 1 कॉइन शेप्ड बोलते हैं, और हम बोलते हैं कि मॉइस्चराइजर को पहले लेके अपने हाथ में इस तरह कीजिए, तो आपकी जो बॉडी हीट है उसके जो वो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, और फिर उसको लगाइए। तो यहाँ पर कोरियन स्किन केयर जो नई आई है, जो आजकल सब बहुत ज्यादा बहुत चर्चा हो रही है कोरियन स्किन केयर की। कोरियन स्किन केयर का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप गीली स्किन पे आप मॉइस्चराइजर लगाइए। अच्छा। तो वो नमी जो है वो ज्यादा अंदर ले जाती। तो कितना लगाना है वो, अच्छा दूसरी चीज, अभी सर्दी में क्रीम्स लग रही थी, हर जो भी ब्रांड आता है उसकी एक क्रीम होती है, एक लोशन होता है। तो अब मैंने ये बोलना शुरू कर दिया है कि 15 दिन में आपको क्रीम हैवी लगने लगेगी तो आप इसके लोशन पे आ जाइए। टीवी एड्स में जो एनिमेशन आते हैं डॉक्टर साहब, अब आप, मैं जो कह रहा हूँ शायद आप समझ भी रहे होंगे, उसमें जो एनिमेशन अचानक से क्रीम से ना वीडियो अंदर जाती है और उस एनिमेशन में आपकी स्किन में दिखाया जाता है कि आपने ऊपर ड्रॉप डाली और वो पूरे आपके शरीर के अंदर पहुंच गया और उसने असर शुरू कर दिया 1 मिनट के अंदर। ये सच है क्या, या इसको दिखा के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं? एक 60 रुपए की क्रीम में भी सेम इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है। एक 600 रुपए की क्रीम में भी सेम इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है। एक 6000 में भी और 60,000 में भी। एलिजाबेथ आर्डन में भी आपको कंटेंट वही मिलेगा, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो वही। फर्क क्यों है जी? फर्क इसलिए है कि जो मीडियम है, जिसके जो उसको वो जो जरिया है जो उसको वहां लेके जाएगा जहां उसे काम करना है, वो 6 रुपए वाले में है ही नहीं, 600 रुपए वाले में थोड़ा सा है। तो सारा काम तो ये है, अगर आपको एंटी एजिंग यूज करनी है तो क्या आप ऊपर एपिडर्मिस में लगा के एंटी एजिंग कर रहे हैं? एजिंग तो आपकी डर्मिस से हो रही है। डॉक्टर साहब, एक बात अक्सर आती है और खासतौर पे आप इस सवाल से सबसे ज्यादा जो है 2-4 होती होंगी कि स्किन की प्रॉब्लम जो है ना, वो लोग कहते हैं हम डॉक्टर साहब बहुत समय लगता है स्किन की प्रॉब्लम को ठीक होने में, जब तक दवा लगाई ठीक हुआ, फिर वापस आ गया, फिर लगाई ठीक हो गया। इसका कारण क्या है? स्किन के साथ दिक्कत क्या है कि स्किन की लेयर्स होती हैं और ज्यादातर लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो इलाज को पूरा करें। आप स्किन की जो लेयर है वो 30 दिन में अपने आप को रिन्यू कर रही है। अगर आपको कोई इन्फ्लेमेशन या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आजकल फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो ऊपर से आपने 1 हफ्ता दवा लगाई, वो ठीक हो गया, आपने छोड़ दी, वो 2 हफ्ते बाद फिर वापस आ गया, क्योंकि फंगस तो नीचे रह रही थी। तो जब तक आप पूरी उसको खत्म नहीं करेंगे, विच टेक्स 30 to 40 days, तो पेशेंट बेचारा डॉक्टर शॉपिंग करता रहता है। इसको हम डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं। अच्छा, खुश रहना आपकी त्वचा के लिए, कहते हैं कि त्वचा तब मुस्कुराती है जब आप 24 घंटे तो नहीं, सोने में भी चेहरा ऐसा ना लगे, सोए भी हों तो लगे कि हाँ यार खुश मिजाज सोया है। आपकी स्किन, जिल्द जिसे हम बोलते हैं, जिल्द और बाल आपकी सेहत का आईना है। आप कितना खुश हैं, कितना सुकून से हैं, वो आपके चेहरे पे दिखा देगा। अगर आपकी, और सबकी अलग अलग टेंडेंसी है, मैं खुश रहती हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं खुश रहते, वो नाखुश लोगों के चेहरे पे ग्लो मैं नहीं ला सकती, चाहे वो मैं नहीं ला सकती, और मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ। या फिर आजकल जो एक दूसरी जो है, जो यंगस्टर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते। मतलब अगर मैं उनको बोलूँ कि आप ये मुंह धो लीजिए, फिर आप क्लीन कर लीजिए, फिर ये क्रीम, मैम ऐसा करेंगे ना बाद में प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे। तो आप आज मेहनत करने को राजी नहीं हैं और कल जो है सर्जरी के लिए तैयार है। और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, 2 तरह के पेरेंट्स आजकल हो गए हैं, या तो जो जिनके बच्चों को वो ऐसे दिखते हैं, अच्छा मेरे बच्चे को तो इतना आता है, या दूसरे पेरेंट हैं जो हर चीज में ना, ये नहीं करना। फिर एज अ पेरेंट यू हैव टू इवॉल्व। तो आप फिर उस बात को, जो बच्चा कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। आजकल के बच्चे दे आर मोर अवेयर ऑफ थिंग्स, जो हमारे ज़माने में शायद हमें उतना नहीं पता होता था। वो एड्स भी जब हम बड़े हुए तब वो आने शुरू हुए। तो आपको उस बात को तरजीहत, अहमियत देनी पड़ेगी कि आपके बच्चा जो बोल रहा है वो बेवकूफ़ी नहीं है। मुझे याद है टीवी पे एड्स में कील मुहासों को लेके जो एड्स आती थी पहले, सबसे ज़्यादा क्रीम का फोकस ये होता था, क्योंकि टीनेजर्स हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये आज भी क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के बीच, जो एड्रेस नहीं हो पा रही है? ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज एक्ने इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप।
जब आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वो एक ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्ट होके एक्ने होता है। आजकल दिक्कत ये हो गई है कि खान पान में कहीं ना कहीं जंक फूड जिसे बोला जाता है, जंक फूड के मायने क्या हैं? जंक फूड के मायने हैं कि उसकी शुगर रिलीज फटाफट होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा हो गया है। दूसरा, जो भी हम खा रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इट्स सरप्राइजिंग टू नो कि आजकल छोटी बच्चियों में मेनार्के इतनी जल्दी हो जाता है। दूसरी चीज़, जो जिम कर रहा है वो प्रोटीन पाउडर ज़रूर पी रहा है, तो वो प्रोटीन पाउडर आपके एक्ने को और बढ़ा रहा है। तो आप एक विशियस सर्कल में हैं कि आप एक्ने से भी परेशान हैं, पर आपको जिम करना है और आपको प्रोटीन पाउडर भी पीना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए। आज के समय ना ब्यूटी एक्सपर्ट्स, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, इन लोगों ने जगह ले ली है। स्किन स्पेशलिस्ट, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसने MS तक वो सब किया हुआ है, MD करके। और ये दुकान ज्यादा बड़ी क्यों हो गई है? क्या ये सिर्फ रील्स के चक्कर में हुआ, या फिर आप जैसे आपने कहा कि सबसे लास्ट में आते हैं आपके पास, ये कैसे बढ़ गया अचानक से? इतनी स्पाइक क्यों आई इसमें? इनसिक्योरिटी लोगों की, पॉपुलेशन की बहुत बढ़ गई है, लुक्स की अहमियत बहुत बढ़ गई है। तो आप जो भी थे, पर अब आपका फोटोजेनिक फेस भी होना चाहिए और आपकी स्किन ग्लो भी करनी चाहिए। अब तो 50 वाला भी 16 का लगना चाहता है। तो अगर आप, जब आप ग्रो कर रहे हैं, जब आपकी स्किन एज कर रही है, तो क्रीज तो आएगी ही ना। एक और बात, आइसिंग, स्किन पे आइसिंग करना, ये सही है, गलत है? कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। स्किन में मतलब आप वेन्स को ब्रेक कर रहे हैं। आप आइस कैसे लगा सकते हैं डायरेक्ट? लोग आते हैं कि मैम मेरे पास आई बिल्कुल लाल मुंह हुआ। मैंने कहा बेटा क्या हो गया, ऐसा क्या तुमने जला लिया? मैम मैं अभी आइसिंग करके आई हूँ। एक बर्फीले पानी में आप मुंह डाल रहे हो, तो वो बर्फ का टेम्परेचर, आपको पता है ना, बर्न एक तो गर्म बर्न होता है और एक ठंडा बर्न भी होता है। तो ये ठंडा बर्न है, वेन्स ब्रेक होने लगती हैं, लाल लाल आप देखेंगे छोटा छोटा होने लगता है। 17-18 साल से स्किन के साथ जो आप अत्याचार शुरू करते हैं, जैसा आपने कहा, क्या स्किन भी बदला लेती है क्या आगे? 40-50 में आप पहुंच जाए तो कोई रिवेंज कि अच्छा कि अब बताता हूँ। तो हर चीज को थोड़ा सा कम तर रखिए। दूसरी चीज कि कोई ट्रीटमेंट खराब नहीं होती, क्या वो आपके लिए है, आप पे काम कर रही है। हर चीज की एक मियाद होनी चाहिए। आप कितनी देर किसी भी चीज को मौका देंगे? अगर आपने कोई एक थेरेपी शुरू की, चाहे आपने कोरियन शुरू की, आपने ये जो कोल्ड है शुरू किया, आप क्या चाह रहे हैं? आपका एंड पॉइंट क्या है? और अगर वो एंड पॉइंट 3 हफ्ते में नहीं आया तो रोक दीजिए, और अगर आ गया तो फिर उसमें एक रूटीन बनाइए कि आपको कितना करना है। अगर आपको एक शैम्पू सूट कर रहा है, प्लीज उसको इस्तेमाल कीजिए। वो अगला ऐड देख के अगला ना लाइए। सब्र की बड़ी कमी हो गई है, मतलब सब्र है ही, सब्र नहीं है। सब्र है ही नहीं। सब्र इसलिए नहीं है बिकॉज सब्र लाने के लिए दिमाग को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अनलेस एंड अनटिल यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, यू विल नॉट स्टिक टू इट। तो अभी यहाँ तक बात जा ही नहीं रही। जाती नहीं है। कहाँ तक जाती है? यहाँ तक, यहाँ भी नहीं जा रही। आंख से बस खट 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 सर्च पे डिलीवर। मेरे घर में भी अमेज़न के 10 पैकेट रोज आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं दूध की धुली हुई हूँ, पर डॉक्टर साहब आपसे मतलब पूछते हैं क्या? उनका कौतूहल, जैसे मेरे ही ऑफिस में आप आई तो 10 लोग आ गई, मैम मुझे भी। तो क्या घर में क्या चलता है? मतलब आप चूंकि बाहर के लोगों की त्वचा को ठीक करने में, उसकी मरम्मत करने में लगी होती हैं, डॉक्टर साहब भी कई बार पूछते हैं कुछ, या वो आपके सजेस्ट किए हुए क्रीम्स लगाते हैं, वैसे रहते हैं? देखिए, ये मेरा काम है और मेरी महारत है इस काम में, मैं इस बात को मानती हूँ। तो आपको मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। और आप पूछिए ना पूछिए, मैं तो बता दूंगी। और बता क्या दूंगी? ला के दे दूंगी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मेन जो है वो कभी कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते। उन्हें लगता है कि ये तो कॉस्मेटिक है। और तो मेरा हमेशा एक इल्तिजा, रिक्वेस्ट ये होती है कि देखिए, इतना एरिया तो आपने शेव कर लिया, तो आपका एक्सफोलिएट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कभी क्रीजेस या वो नहीं नजर आते। पर आप मेन को देखिए, ये क्रीजेस कितनी होती हैं, ये पूरा काला होने लगता है, क्योंकि आप लोग आउटडोर ज्यादा जाते हो एज कम्पेयर टू अस। और मेल और फीमेल स्किन का फर्क भी यही होता है। मेल स्किन इज थिकर एंड फीमेल स्किन में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स मेक इट, वो जो सजने संवरने वाली कहानी है, वो ईस्ट्रोजन की वजह से है। मेल्स को जब आप बाहर जा रहे हैं, एक तो मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, और हल्का सा इस एरिया में कैलामीन लोशन अगर आप लगा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन का काम करता है।
सनस्क्रीन अगर आप लगाएंगे तो 2 घंटे बाद आपको रीअप्लाई करनी पड़ेगी, जो आप नहीं करेंगे। तो अगर आप कैलेमीन लोशन लगा लेते हैं, अब बीइंग लेडीज फ़ायदा ये होता है कि जो नॉर्मल फाउंडेशन मिलती है उसमें हमारा कलर मिल जाता है। तो आप उसकी एक ड्रॉप जैसे आपने क्वांटिटी की बात करी, एक ड्रॉप लेके आप उसको फैला के लगा लीजिए, एक अच्छा सा कवरिंग और आवरण मिल गई है, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो मेरे आसपास जितने मेल्स हैं मेरी फैमिली के, ये मैंने सबको करवा दिया। वो झिझक हटवा दिए कि ये कॉस्मेटिक नहीं है, इट इज जस्ट अ बेटर मेलिएबल कैलेमीन लोशन। देखिए मेरे घर पे रोज मुझसे कहा जाता है, बट आज के बाद मैं भी शायद इस फॉर्मूला में आ जाऊंगा, और मतलब मैं नहीं यूज करता हूँ डॉक्टर साहब, सच बता रहा हूँ। कोई नहीं करता, पर है तो इंसानी स्किन ना, और इसी पोल्यूशन में आप जा रहे हैं। तो पोल्यूशन क्या सिर्फ फीमेल स्किन पे लग रहा है, मेल को नहीं कर रहा। तो कोई आपको 10 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। कैलेमीन लोशन के साथ दिक्कत क्या है कि कैलेमीन लोशन पिंक कलर का होता है, आप उसको लगा के निकलेंगे तो फिर वो अलग से नज़र आएगा, चमक रहा है। तो वही चीज़ अगर आप एक फाउंडेशन ले लें तो उसमें 6 शेड्स होते हैं, अपने शेड्स की मैच कर लीजिए, अपने से एक ड्रॉप लगा लीजिए, किसने आपसे पूछना है। पीएच का फेर बहुत ज़्यादा है, क्रीम में पीएच, मॉइस्चराइजर में पीएच, इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्या? हमारी स्किन का पीएच 5.5 है, तो ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। जब आप मुंह धोते हैं और जब आप ऑयल हटा देते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है, तो आपको फिर उसको नॉर्मलाइज करना। हर चीज़ का एक पीएच है। पीएच का मतलब है कि आपकी उसकी नॉर्मल तासीर क्या है, तो यहाँ पर आपको पीएच मेंटेन करके रखना है। तो अगर आप पीएच बैलेंस्ड चीज़ें ले रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपनी स्किन का फ़ायदा ही कर रहे हैं। तो पीएच 5.5 इज़ द मंत्र। एक रिक्वेस्ट जो मेरी सबसे होती है, हर तरह के उससे होती है, फेस के ऊपर मेहरबानी करके साबुन ना लगाएं। साबुन लगाते ही आपकी स्किन जो है वो ड्राई और अल्कलीन होने लगती है। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल स्किन वाले हैं और आप पीएच बैलेंस सोप लगा रहे हैं, ग्लिसरीन सोप लगा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि उस पर पीएच लिखा हो, माइल्ड सोप लगाइए। फेस वॉश हर रोज करना जरूरी है? दिन में 3 बार करना जरूरी है। दिन में 3 बार करना जरूरी है? और ठंड में, गर्मी में, हर मौसम में? सर्दी में क्लिंजर्स होंगे। क्लिंजर का फ़ायदा ये होता है कि वह आपके चेहरे से डस्ट और डर्ट निकालता है विदाउट रॉबिंग द स्किन ऑफ इट्स नेचुरल ऑयल्स। गर्मी में फोम वॉशेस यूज़ करने होंगे, बिकॉज वो फोम वॉश जो है उसमें सैलिसिलिक एसिड होगा, तो वो पसीने ने जो फिल्म बनाई है वो उसको हटा देगा। और अगर जो आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव स्किन वाले जो फेस वॉशेस होते हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आज ही नहीं, ये सालों पहले की बात है कि फिल्म स्टार्स से ना जनता बहुत प्रभावित रहती है। वो एक्ट्रेस कैसी दिखती है, वो हीरो कैसा दिखता है, मुझे उसके जैसा अगर दिखना है तो क्या करना पड़ेगा? आज भी वो है या बदल गया है? नहीं है, मापदंड जो हैं वो कहीं वहीं से आ रहे हैं, लेकिन आप कितना डेडिकेटेड हैं या आपकी रोजमर्रा की लाइफ, मैं हमेशा लोगों से ये बोलती हूँ कि उनका तो काम ही अच्छा दिखना है। सो दैट्स इट, प्रोफाइल ऑफ देयर जॉब। तो अगर वो बोटॉक्स करा रहे हैं, फिलर्स करा रहे हैं, अपना रंग जो है वो सांवला रंग जो है हटा रहे हैं, और मैंने कहा वो किस तरह धूप में नहीं जाते, छतरी लेके बैठते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, क्या आप वो करने को तैयार हैं? क्योंकि आप तो सिर्फ अपनी अना के लिए, आपने देख लिया कि भाई ये ऐसा होना चाहिए तो आप करना चाहते हैं, आप उतने कमिटेड नहीं होंगे। इसलिए बिकॉज आपकी जो पे आ रही है वो इसलिए नहीं आ रही है कि आप सर्टेन तरीके से दिख रहे हैं। वो तो दिखने का पैसा ले रहे हैं, उनका काम वही है, सो दे हैव टू डू इट। अब जैसे रंग बदलने की बात होती है, दोनों तरह के लोग हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सांवले वाले सांवले से खुश नहीं है, बहुत गोरे वाले गोरे से खुश नहीं है, तो सबको जो है वो बदलने की वो चाह रहती है। ठीक है, देयर आर मेडिसिन्स, देयर आर थिंग्स अवेलेबल जो आपके रंग को हल्का कर देते हैं, पर वो चेंज तो नहीं कर रहे ना। जब तक आपने वो रंग को हल्का किया, ये मुद्दा बार बार उठता है, जैसे शादी के लिए भी लड़कियों के लिए आता है कि एवरीबडी वांट्स अ फेयर पर्सन। तो इसलिए फिल्म स्टार्स आपका मापदंड हो सकते हैं, आपके एस्पिरेशन हो सकते हैं, पर आपका डेस्टिनेशन नहीं हो सकते। तो अपनी जिंदगी में आप कितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ये कह सकता हूँ कि आज के समय या आज की जनरेशन, या सिर्फ आज की जनरेशन की बात नहीं है डॉक्टर साहब, आज मैं जितने लोगों को देखता हूँ, कंफ्यूजन की स्थिति बहुत नहीं है कि अगर वो गोरे हो गए हैं तो अब थोड़ा सांवला होना है। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि आप सेक्स चेंज की बात करते हैं, अब प्रकृति के खिलाफ आप चीजें कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ये हो गए तो अब आप सामने वाले को देखा कि ये होना है, फिर आप वहां पहुंचे तो फिर आपने तीसरे को देखा कि अब वो होना है। इस बीच में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है कि क्या होना है पता ही नहीं है। जो कंफ्यूज्ड है वो तो बेचारा कंफ्यूज्ड है, उसके आसपास जो लोग हैं उनका काम होना चाहिए काउंसलिंग। और जैसे हम पेरेंटिंग की बात कर रहे थे, आजकल पेरेंट्स भी बच्चों से दबे हुए हैं, बच्चों ने जैसे टेंट्रम थ्रो कर दिया है। अच्छा, कि आई डोंट वांट टू बी अ बॉय, आई वांट टू बी अ गर्ल। तो पेरेंट्स जो है हमेशा
जब भी कोई चीज़ आप कर रहे हैं, पहले आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए। यहाँ पर काउंसलिंग की स्टेज नहीं है, यहाँ पर सीधा जंप है कि उसने इच्छा दिखाई, हमारे पास पैसे थे, हमारे पास सहूलियत थी, हम जाके वो शुरू कर दिया। परिणाम खतरनाक है इसके। वी बोथ विल सी कि वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और दिक्कत वो नहीं है, जब तक पेरेंट्स हैं, नखरे सह रहे हैं, तब तक तो सब कुछ चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? प्रॉब्लम तो उसके बाद है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज मोर नीडेड देन जस्ट एक्सेप्टिंग द विम्स एंड फैंसीज। कि बच्चे ने बोला कि ये करना है तो ये कर लिया। आप बैठिए और बच्चों से बात कीजिए, पता तो लगे कि वो चाह क्यों रहे हैं। क्या ये स्किन केयर में एक शब्द मैं यूज करूंगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। स्किन केयर में फोमो भी बहुत है क्या? बहुत ज्यादा। अब कोरियन आ रहा है, तो अगर आपने राइस वाटर नहीं लगाया तो हाउ यू विल बी पार्ट ऑफ दैट गैंग। अब वो राइस वाटर आपके लिए है कि नहीं है, ये कौन बता रहा है? और चलिए फिर भी आपने लगा के देख लिया, देयर इज नो हार्म, एक बार लगा के उसने आपको इरिटेशन की, फिर भी आप लगा रहे हैं क्योंकि वो अभी भी चल रहा है। नहीं, इरिटेशन से ये हो रहा है कि असर कर रहा है। अभी कोई आपकी उसकी वो कोई बोल रही थी कि लगाया, उसने इरिटेट किया। इरिटेट किया तो छोड़ दीजिए, फिर वो आपके लिए नहीं है। इरिटेट करने पर कितने लोग छोड़ते हैं 100 में से? तो मेरे पास जो है, ज्यादातर लोग तभी आते हैं ना जब आपने अपने आप जो किया वो खिचड़ी पका ली, उसको ठीक करने के लिए अब आप मेरे पास आ रहे हैं। आपके प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले कितने लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शन खुद लेके आ जाते हैं कि मैम पहले तो मेरा फर्रा देख लीजिए और उसके बाद फिर आप लिखिएगा? फर्रा नहीं होता ना, वो तो पैकेट आता है ना। अच्छा, पैकेट आता है, सामान मतलब प्रोडक्ट के साथ आता है। पहली कंसल्टेशन में ये होता है कि बेटा जो भी आप कर रहे हैं एक बार रोक दीजिए, लेट मी हील, कि जो हो गया है नुकसान, फिर आप अगली बार जब आए तो अपना पूरा लेके आइए। सो आई विल फिट थिंग्स के कब क्या करना, और उसमें से हटाना भी पड़ता है। प्रिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं ना, प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? प्रिस्क्रिप्शन होता तो दिक्कत ना होती ना। और अगर आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन में तो एक चीज सुबह की है, एक चीज शाम की है, दी एंड। एक बड़ी सीरियस कंसर्न आजकल सोसाइटी में भी और इंडिया में भी, कैंसर बहुत पैंडेमिक की तरह फैल रहा है। और उसमें एक रिसर्च ये भी आई है डॉक्टर साहब कि जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बोटॉक्स करवा रहे हों, एंटी एजिंग यूज कर रहे हों, कई बार बालों की ट्रीटमेंट में भी ये होता है। ये कितना, मतलब इस पर आप क्या बताएंगे? ये बीमारी जो है, जानलेवा बीमारी, इसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स का कितना रोल है? कैंसर एज सच बढ़ गया है बिकॉज वही जैसे हाइपोथायराइडिज्म की कहानी थी, डिटेक्शन बढ़ गया है, पीपल आर मोर अवेयर। दूसरी चीज, जितने भी ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे आपका जो डीओ होता है, इनमें जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर मिमिकर्स। मिमिकर हम मतलब होता है कि वो नकल करता है, उसका जो सॉल्ट है वो आपके नेचुरल जो हार्मोन्स हैं उसको मिमिक करता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हमेशा हम डीओज को मना करते हैं या एंटीपर्स्पिरेंट्स के लिए बड़ा मना किया जाता है, बिकॉज एंटीपर्स्पिरेंट का जो एल्यूमिनियम सॉल्ट है दैट गोज एंड फिट्स इनटू द सेल्स एंड मिमिक्स, जैसे आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स बढ़ गए हो तो बॉडी को तो बेचारी को नहीं पता कि ये प्रोडक्ट लग रहा है या ये नॉर्मल हार्मोन हो रहा है। इसलिए क्योंकि चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, तो ज्यादा बढ़ गई हैं तो जाहिर बात है कि उनका असर भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन डराना नहीं चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर चीज से कैंसर हो रहा है। स्टडीज जो आती हैं, कई बार स्टडीज बैक में चलती हैं, तो आपकी फैमिली हिस्ट्री कितनी है, आपके आसपास का कितना है, उससे भी चीजें जो है वो होती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री रहेगी, आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल, आपकी लड़ने की ताकत, देखिए क्या होता है जब बॉडी पे कुछ भी चीज़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं वैलेंसी, सब केमिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं फिट हो जाती है एंड दैट्स हाउ ऑल द रिसेप्टर्स वर्क। अगर वो वैलेंसी पूरी नहीं हुई और फ्री रेडिकल, सीधी बात, जैसे O2 इज ऑक्सीजन, सबको पता है, पर O3+ होता है, तो उसमें जो 1+ वैलेंसी है वो घूमती रहती है बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं कि अनक्वेंच्ड। बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। तो इसीलिए, और स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस आपको डंडा थोड़ी मार रहा है। क्यों आप स्ट्रेस को हर चीज के लिए बोल रहे हैं स्ट्रेस हो गया, बिकॉज स्ट्रेस आपके फ्री रेडिकल्स बढ़ा देता है। तो आप, जो हम ऑक्सीजनेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप डीप ऑक्सीजनेशन करते हैं तो वो आपके ये फ्री रेडिकल्स कम करता है। खाने पीने की जब हम बात करते हैं कि भाई फ्रेश चीजें, सर्दी में नट्स और गर्मी में फ्रेश फ्रूट, अगर आप सारे दिन में एक हेल्पिंग आप अनकुक्ड चीजों की लेते हैं तो वो काफी हद तक वो बैलेंस कर देती है जो दिन भर आपने अति की। तो वहां मना ना करके मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि शाम को 5 बजे का जो आपका एक स्लॉट होता है, जब आप टी टाइम जिसे बोला जाता है या ब्रेक होता है, तो उसमें आप फ्रेशली कट फ्रूट्स खाएं,
जूस वूस की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ फ्रूट्स जो हैं वही एक चीज़ है। जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो का मतलब है कि वो खाने में भी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है, ज़रूरत भी कम है और अवेलेबिलिटी भी कम है। लेकिन अगर आप पालक को पका देंगे तो उसका सब मैग्नीशियम सेलेनियम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर शाम को रोज, और बच्चों को भी ये आदत डालिए, 100 ग्राम, एक कटोरी भर के आपको फ्रेश फ्रूट देने। गर्मियों में, सर्दी में तो नट्स आता है ना, सर्दी में नट्स जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि नट्स में लिनोलिक एसिड होता है। तो वो जो आप ओमेगा-3 आपके चारों तरफ लफ्ज फेंके जा रहे हैं, ओमेगा-3, कोलाजन, पेप्टाइड, कहाँ है? इन सब में ही तो चीजों में। ओके डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत तेजी से बढ़ रही है वो बाल्डनेस की है। लोग गंजेपन के शिकार हो रहे हैं और उसको लेके अब अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट है। उसको भी मैं देखता हूँ, उसमें वेस्ट बहुत आ गया है। अपने बाल आपके चले गए, उसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पैच यूज कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल है, और एक आप उसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ये दोनों ही क्या अफेक्ट कर रही हैं? दोनों में बेहतर कौन है? बहुत सारे लोग ये प्रश्न तो बहुत सारे लोगों का जो इस वक्त ये पॉडकास्ट सुन रहे हो। देखिए, पहली बात ये है कि हेयर फॉल प्रीपोन हो गया है। जो चीज पहले 22 और 25 पे होती थी वो अब 17 और 18 पे हो रही है। वजह क्या है? जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, जब आप प्यूबर्टी में एंटर करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो टेस्टोस्टेरोन का एक काम है, बालों की जो जड़ है उसको बिल्कुल छोटा कर देता है और बाल बिल्कुल झड़ जाता है। वही बात वहीं घूम के आ जाती है कि आपके हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर मुझसे सवाल ये पूछा गया कि अगर 17 साल में हो रहा है तो क्या होते होते ये 8 साल के बच्चे गंजे हो जाएंगे? वो नहीं होगा, बिकॉज 8 साल में टेस्टोस्टेरोन नहीं है। पर जो चल रहा है, अगर यही रहा, जैसे मैंने कहा कि मीनार के जल्दी होने लगा है लड़कियों का, तो वही कारण लड़कों में हेयर फॉल पे नजर आ रहा है। दूसरी चीज, सर्कुलेशन बहुत कम हो गई है। तो जब आप बड़ी सिंपल थ्योरी है, वासो डायलेशन, वासो कंस्ट्रिक्शन। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हर चीज़ की ग्रोथ बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो ग्रोथ कम होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि बाल आपके झड़ रहे हैं तो आप पहले ऐसा कीजिए ना कि उसकी सर्कुलेशन बढ़ाने के तरीके कीजिए। जो मालिश की जाती थी, जो मसाज की जाती थी, तो मालिश से क्या होता है? ऐसे करते हो ना तो सर्कुलेशन ही बढ़ रही है। पर अब दिक्कत क्या है कि अगर ज्यादा कर दी तो वो 4 बाल और हाथ में आ गए। ट्रीटमेंट कराने के लिए यू हैव टू बी, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनकी मैं 20 मिनट से आधे घंटे काउंसलिंग करती हूँ कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। अगर आप हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर हेयर, इट्स ओके। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आर यू रेडी टू गो थ्रू दैट पेन एंड कमिटमेंट? फिर अगला सवाल आता है, मैम जिंदगी भर? भाई, अब अगर आपको वो लेवल चाहिए तो फिर वो तो रेगुलर आपको उसमें खाद डालनी पड़ेगी ना। तो कमिटमेंट आपकी कितनी है? तो जो लोग ये हेयर ट्रांसप्लांट वाले रास्ते पे जाते हैं, पहली बात 2025 में जी रहे हैं तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन बाजार में 40,000 में भी हो रहा है और 40 लाख में भी हो रहा है। तो अगर आप सही जगह जा रहे हैं तब वो सही है। दूसरी चीज, हर चीज की एक उम्र होती है। अगर आप 35 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं और आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 60 के होके आप हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कराएंगे? या आप 25 के हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं कराएंगे। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, आपके 2 डॉक्टर होने चाहिए। एक तो आपने ढूंढा जो ट्रांसप्लांट करेगा, लेकिन एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। अच्छा, वो तो कर रहा है, और उसकी देखभाल, उसकी देखरेख, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं। डॉक्टर साहब, इसका एक्सटेंशन क्वेश्चन जो था कि जो पैचेस यूज होते हैं लोगों के, उन पैचेस में मैंने देखा कि उसके अंदर एडहेसिव भी होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ये पैचेस लगाने का जो पैटर्न है, क्या ऑप्ट करना चाहिए ये, जब आप जानते हैं कि इतना एडहेसिव लगा के उसको चिपकाया जा रहा है और ये सारी चीजें? अगर आपकी सिर्फ हेयर लाइन गई हुई है, मतलब बाकी बाल आपके सही हैं, पैच भी तो कितना एडहेसिव चाहिए ना जी। अगर आप पूरे स्किन पे लगा रहे हैं तो एडहेसिव की क्वांटिटी भी तो बढ़ गई ना। अगर आप सिर्फ आगे पैच लगा रहे हैं, और पैच लगाना बहुत आसान काम नहीं होता, आपको हर महीने वहां जाना पड़ता है जहां से पैच लगा है, बिकॉज वो उस बाल तो आपके बढ़ रहे हैं ना, आपके बाल बढ़ रहे हैं तो वो पैच ऊपर होता चला जाता है। पैच वहां लगता है जहां पर अभी तक इतनी नौबत नहीं आई कि हेयर ट्रांसप्लांट हो, लेकिन द पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद द लुक्स एज सच, एंड द पर्सन इज नॉट रेडी टू गिव द कमिटमेंट टू अप्लाई मेडिसिन रेगुलरली। ओके, वही काम जो पैच कर रहा है, अगर आप दवा 2-3 महीने लगा लें, काफी अच्छी हेयर ग्रोथ हो जाती है, पर आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। वैसे ही लड़कियों में डॉक्टर साहब, लड़कियों और महिलाओं में खासतौर पे
उम्र से पहले बाल का सफेद हो जाना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसको लेके एम्बैरेसमेंट भी है। उनको लगता है ऑफिस जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है। पहले हम 22 साल पे अगर ग्रेइंग होती थी तो उसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग बोलते थे, अब हमने एज चेंज कर दी है, 16 साल कर दी है। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग की वजह यही है कि सर्कुलेशन नहीं है। जब मेरे पास कोई प्रीमेच्योर ग्रेइंग वाला आता है तो मेरा पहला सवाल होता है कि बेटा आपको नज़ला तो नहीं है, कोल्ड तो नहीं रहता है, बिकॉज ये साइनसेस होते हैं। ये साइनसेस में अगर सर्कुलेशन नहीं है तो बालों में सर्कुलेशन नहीं है, और बालों में सर्कुलेशन नहीं है तो बाल का मेलानिन तो बनेगा नहीं। तो शुरू में जब बच्चे होते हैं तो देर आर थिंग्स अवेलेबल। पैरामीनो बेंजोइक एसिड एक सॉल्ट होता है, अगर 2 महीने खाएं तो काफ़ी हद तक वो रोक देता है। सब कुछ प्रिजर्वेटिव्स की वजह से। खाने के जो प्रिजर्वेटिव हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं और उसकी वजह से सर्कुलेशन नहीं हो रही है। ये 2025 में जीने की खामी है, उसका आप कुछ कर नहीं सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, थोड़ी सी स्टीमिंग की आदत डालिए। स्टीम करने से ये जो साइनसेस हैं, ये 2 साइनसेस हैं जिसके अंदर सिक्रीशंस इकट्ठी हो जाती हैं और वो सर्कुलेशन को रोकती है। तो हफ्ते में एक बार स्टीम कीजिए। स्टीम करने से आपकी सिक्रीशंस कम होंगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा। हल्की सी मसाज कीजिए। पैरामीनो बेंजोइक एसिड किसी भी डॉक्टर से पूछ के लीजिए, 2 महीने वो लीजिए। साल भर एलोपैथी को दीजिए, अगर उससे रिवर्स हो जाता है बहुत अच्छा, एक बार होम्योपैथी भी ट्राई करके। आंख पर खीरा रखने के बाद उसको निकाल के खा लेना ठीक होता है क्या? अब यहाँ हाइजीन नहीं आई। अगर खीरे का जूस निकाल के लगा लेना तो वो ज्यादा काम करेगा। तो खीरा रख के क्यों बैठे रहते हैं लोग? एस्थेटिक्स, ऑप्टिक्स, हर चीज तो ऑप्टिक्स है आजकल। अब जूस लगा के उसका क्या करोगे? अच्छा, वो दिखेगा भी नहीं। खीरा आपकी आंखों में दिख रहा है, 2 खीरा रखा हुआ है आपकी आंखों के ऊपर। उसका वो तो चिलिंग के लिए कर रहे हैं। जो आपने एक जो टी बैग को भी फ्रीजर में रख के और उसको लगा लिया, ठंडक आप कर रहे हैं, तो वो तो आप ठंडी पट्टी भी रख के कर सकते हैं। पर आपको जो तासीर चाहिए खीरे की तासीर जो है वो ड्राई करने की है। तो जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको खीरे का जूस बोला जाता है, तो जूस निकाल के लगाइए। हनी की तासीर है ड्राई को मॉइस्ट करना, तो वो ड्राई स्किन पे लगता है तो इट्स कॉल्ड एन ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट का मतलब है वो आपके मॉइस्चर को ट्रैप कर। तो हनी ड्राई स्किन वालों को लगाना है, खीरा ऑयली स्किन वालों को लगाना है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपनी जिंदगी में निकाल लें तो आपका जो है होम रेमेडी से बहुत अच्छा काम चल सकता है। मेरे क्लिनिक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमारे टीम के लोग जो इस वक्त सामने बैठे हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके ऐसे प्रश्न थे कि हम महानगर में रहते हैं, खासतौर पे दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया। आप देख रही हैं इस पॉल्यूशन के लेवल में जब हम रहते हैं, कैसे सरवाइव किया जाए 2025 और उसके बाद आगे? पोल्यूशन का जो झेलती है, जो 2 ही ऑर्गन्स झेलते हैं, एक स्किन और एक लंग्स। और पोल्यूशन तो है, तो उसको कैसे आप अपने ऊपर हावी ना करने दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके, जो है प्रोटेक्शन। जो पोल्यूशन में पार्ट्स पर मिलियन जो बढ़ जाते हैं, वो पोल्यूशन कर क्या रहा है? आपकी स्किन में लग के फिर वो अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो एजिंग करता है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन के साथ। दिक्कत ये है। तो यहाँ पर जब पोल्यूशन बढ़ रहा है तो आपने अपनी स्किन की हेल्थ पे ध्यान रखना है। अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए, अच्छे से क्लीन कीजिए। दूसरा, जब पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है, AQI देख के निकलिए। अगर वो 400 से ऊपर है, मत जाइए मत जाइए। और बालों के ऊपर भी एक स्कार्फ लेके जाइए, पूरे बाजू के कपड़े पहन के। जितना स्किन को एक्सपोज कम करने देंगे उतना ही आप कम घर लेके आएंगे। जब आप मॉर्निंग वॉक, जैसे हम बोलते हैं, जब पोल्यूशन बढ़ता है तो हमारे वीडियोस आने लगते हैं कि अपनी जिंदगी में क्या चेंज करें। मत कीजिए मॉर्निंग वॉक, फिल्टर्स चलाइए तो वो जितने भी पार्टिकुलेट मैटर है वो वहां पर कैप्चर हो जाए। जब आप बाहर गए और बाहर से वापस आते ही पहले अपना फेस वॉश कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, अंदर ना जाने दीजिए, लगने दीजिए। अब रह रहे हैं दिल्ली में तो कहाँ जाएंगे, रोजी रोटी यही है, पर उस पोल्यूशन को अंदर ना उतरने दीजिए। तो ये तो करना पड़ेगा। आप महानगर में रहते हैं तो उसके अलावा कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अगर इरिटेशन हो गई, रेडनेस हो गई, तो उसको फिर देसी नुस्खों में ना कीजिए, बिकॉज उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यू आर ऑलरेडी इन अ सिवियर एनवायरमेंट। आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि आप अब मुल्तानी मिट्टी और खीरे का जूस लगा सकते। हमारे, जब आप देखेंगे पिछले 10-15 साल में जैसे ये पोल्यूशन बढ़ा है, क्रीम्स की तादाद इतनी बढ़ गई है बिकॉज हमें वो चीज़ें मिलने लगी हैं, लोग बनाने लगे हैं क्योंकि ज़रूरत हो गई है, जो एक बैरियर फंक्शन को रिपेयर कर रही है। देर आर सूदिंग क्रीम्स, देर आर रिपेयरिंग क्रीम्स, जिसमें कोई सॉल्ट नहीं है, केमिकल नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि डॉक्टर के पास गए तो वो कोई स्टीरॉइड ही पकड़ा देगा या केमिकल पकड़ा देगा। नहीं, वो चीज़ें हैं उसके अंदर जो आपके बैरियर फंक्शन को रिपेयर कर। मसालेदार खाना स्किन का कितना बड़ा दुश्मन है? सब कुछ एब्जॉर्प्शन पे जा रहा है, एसिडिटी पे जा रहा है। जब आप मसाला ज़्यादा खाते हैं तो द स्टमक हैज़ टू प्रोड्यूस मोर एसिड टू एब्जॉर्ब इट।
ये ड्राई होने लगते हैं कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, जिसका एक ही वजह है रिवर्स गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। अब आप छोटे से बच्चे को बोलो कि तुम्हें एसिडिटी तो नहीं होती, हमें खुद शर्म आती है, पर वो हम उसको बोल नहीं सकते क्योंकि हमें पता है वो जो जंक खा रहा है, मसालेदार खा रहा है, उसकी वजह से वो एसिडिटी हो रही है, पर वो एसिडिटी अभी इतनी सीवियर नहीं है कि वो बोलने लगे, पर वो हो रही है। तो कुछ भी खा रहे हैं, जो मेरा एक ही मंत्र है, रोज शाम को थोड़ा सा फ्रूट्स खा लें, पानी ज़्यादा पिएं, 8 से 10 ग्लास पानी। उसका तरीका एक ही होता है, हर आदमी की घर में अलग रंग की बोतल होनी चाहिए, 2 बोतल उसकी होनी चाहिए, सुबह से शाम आपको खत्म करना, वो करना पड़ेगा। कितने लीटर, मतलब अमूमन 2 लीटर, 2 लीटर, उससे ज्यादा नहीं, फिर तो किडनीज बेचारी ओवरवर्क में चली जाएंगी। 2 लीटर इज मोर देन इनफ पूरे दिन में। देखिए, गर्मी के जो फल आते हैं, जो ककड़ी आती है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, उसमें पानी ज्यादा होता है, नेचर ने उसी तरह बनाया है ना। सर्दी के जो फल आते हैं वो सिट्रस होते हैं, उसमें संतरा आ गया, आपका आयरन एप्पल में होता है, तो वो उस वक्त की जरूरत पूरी हो रही है। मोबाइल की जो स्क्रीन है वो स्किन पे क्या असर कर रही है? ऐसी कोई स्टडी खास हुई नहीं है। वो जो है, वो जब एक ट्रेंड चलता है तो ब्लू स्क्रीन करके हर चीज का चल जाता है, पर ऐसी कहीं कोई स्टडी नहीं हुई है। क्या नींद की कमी स्किन एजिंग को तेज कर सकती है? जब आप सो नहीं रहे हैं, जब आप आपकी बॉडी में 4.5 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है, ठीक है। जब आप खाना खाते हैं तो वो गैस्ट्रिक सिस्टम में जाता है खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए। आपने अमूमन सुना है कि भाई स्विमिंग के लिए खाना खा के ना जाइए, इसीलिए क्योंकि वो ब्लड जो है, जब आप सोच रहे हैं, अब जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, तो ब्लड फ्लो टू आवर माइंड्स विल बी मच मोर। रात को इस ब्लड फ्लो को मौका मिलता है स्किन को नर्चर। तो अगर आप सो ही नहीं रहे तो वो स्किन में ब्लड फ्लो जाने का तो टाइम ही नहीं आया। आप टीवी देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मोबाइल पे है। बहुत सारे लोगों के मैम प्रश्न ये होते हैं कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, सेफ हैं कि नहीं हैं, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटोलॉजी का एक उसूल होता है, बेहतर होना हो, बदतर नहीं होना चाहिए। So they should not harm you, that is the whole thing. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अडोनमेंट के प्रोडक्ट हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और आप स्किन टाइप के हिसाब से कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ आप ऐड देख के उसे ले रहे हैं। कॉस्मेटिक्स में ऐसी कोई गलती या वो नहीं है कि उससे कैंसर हो जाएगा जैसे लोगों को लगता है। मेकअप आप कीजिए, लेकिन जब आप घर वापस आते हैं, ये सब नुकसान यही होता है, उसको उतारते नहीं। क्या कॉस्मेटिक से कैंसर हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। अब कॉस्मेटिक का अगला लेवल चला गया है जो सॉल्ट्स हैं। बायोटिन की बात आजकल बहुत हो रही है। बायोटिन इज विटामिन B7। आप जैसे विटामिन बी है, बी के साथ फायदा ये है कि वो वाटर बेस्ड विटामिन है, तो वो कभी नुकसान नहीं करेगा, पर ज्यादा लेंगे तो फायदा भी नहीं करेगा। फिर एक चीज आ गई है ग्लूटाथियोन, जो आम भाषा में लोग बात करने लगे। Why should you know glutathione? ग्लूटाथियोन एक केमिकल है जो हम एज अ डॉक्टर यूज करते हैं। वी यूज इट वेरी इफेक्टिवली। और जब आप फिल्म स्टार्स की बात करते हैं कि शिल्पा शेट्टी का आपने देखा कि रंग कहाँ से कहाँ चला गया, या काजोल का, तो वो आईवी ड्रिप्स लगती हैं ग्लूटाथियोन की। पर वो तो ड्रिप लग रही है ना, अंडर सुपरविजन लग रही है, किसी वजह से किसी को लग रही है। आप थोड़ी रोज उसको ग्लूटाथियोन की गमीज खा सकते हैं और फिर ये सोचते हैं कि वो रंग मेरा सांवला और हल्का हो जाए। आपने उस ग्लूटाथियोन की वजह से अपनी किडनी को स्ट्रेस किया, अपने लिवर को स्ट्रेस किया, आपने कितना खाया कितना नहीं खाया। मैं रोज ग्लूटाथियोन लिखती हूँ, पर एक प्रिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ, उसकी एक डोज है, उसको मैं मॉनिटर करती हूँ, उसको 2 महीने देने के बाद रोकती हूँ। तो ये सब प्रिस्क्रिप्शन चीजें थी। ये फैशन कैसे और कब बन गया, ये मुझे समझ नहीं। अपने से लोग करने लगे क्या? देख के सुन के अधपकी नॉलेज है, पर वो नुकसान क्या करेगा वहां तक तो गए ही नहीं ना। तो ग्लूटाथियोन गलत नहीं है, ग्लूटाथियोन तो हम हमेशा से जमाने से यूज करें। बायोटिन गलत नहीं है, मिनॉक्सिडिल गलत नहीं है, पर एवरीथिंग हैज टू बी अंडर सुपरविजन। आप अपने आप थोड़ी कि आज ले लिया कल नहीं लिया। जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, उसका ब्लड में एक लेवल बनता है, वो ब्लड से एक्सक्रीट होती है, कोई किडनी के थ्रू जाती है, कोई लिवर के थ्रू जाती है। तो आपने तो किडनी और लिवर को कूड़ेदान बना दिया है कि कभी ये जा रहा है कभी ये जा रहा है। अभी तो आप 24, 25, 30 के हैं, अभी तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन है, सब कुछ है, यूथ है। जब आप 50 के हो जाएंगे, वो किडनी लिवर तो तब भी वही रहेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट तो छोड़ दीजिए, आप अपने जो फैमिली डॉक्टर होते हैं या कोई भी एक नोन टू, एक बार पूछ लेना। ये जो ऑर्गेनिक के नाम पे कि हम किसानों के यहाँ से लेके आए, खेत से लेके आए हैं, ये आप जरूर लीजिए। इसके नाम पे बेवकूफ बनाने का धंधा ज्यादा चल रहा है क्या? देखिए, पहले तो हर आदमी का जेनेटिक मेकअप है।
मैं अगर अपने बाल नहीं कटाऊं तो वो मेरे घुटने तक नहीं हो जाएंगे। बाल की एक लेंथ होती है, उस लेंथ तक मेरा बाल उगेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा और नया बाल शुरू हो जाएगा। हर आदमी का, हर फैमिली का एक अलग जेनेटिक मेकअप है। आप कुछ भी लगा लें उसके अंदर। दिक्कत सारी एडवर्टाइजमेंट की है। जब ये तेल की बात हो रही थी, मैं नाम ना भी लूँ तो सब समझ जाएंगे। हर पॉडकास्ट में वो बैठे हुए थे, हर जगह वो एक बम्बार्डमेंट हो रही थी। तो आपको लगता है कि चलो एक बार यूज करके देखते हैं, क्योंकि नोन चेहरे पॉडकास्ट कर रहे हैं ना उनका। पर क्यों? मतलब मेरे को ये लगता है कि मुझे खुदा ने एक ओहदा दिया है टू गाइड द राइट पर्सन, और अगर मैं उसको मिसयूज करूंगी तो मेरे हाथ की शिफा चली जाएगी। तो ये मिसयूज ही तो है। ये मिसयूज है। तो आपको जो आप प्रोपेगेट कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। किसने देखा वो उनके बाल? उनकी पूरी फैमिली को देखिए, उनके यहाँ सभी के बाल बड़े होंगे। आप साउथ इंडिया में जाइए, सबके काले घने लंबे बाल हैं। तो हम नॉर्थ इंडियन, अब मेरे गोल्डन बाल हैं तो मेरे तो इसी तरह से हैं, ये जीन्स है। तो किसी भी चीज़ को अंधाधुंध ना कीजिए। अगर रिपेयर हो रहा है, फिर वही बात मैं वापस बोलूँगी, कोई भी चीज़ को अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसे मौका दीजिए कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर उस वक्त के बाद रीविजिट द प्लान एंड डिसाइड कि इज इट वर्किंग और नॉट। योगा से स्किन पर असर पड़ता है? फेशियल योगा अलग से होता है, जहाँ पर आप इन मसल्स की बात करते हैं, बिकॉज फेशियल मसल्स जैसे ये ढलक रही हैं, तो अगर आप एक्सरसाइजेज हैं, अब एक्सरसाइज को, हर चीज़ को योगा बोला जा रहा है। और जो नॉर्मल योगा है उसमें अगर आप ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं या स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो स्किन डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल की कहानी है। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, दिमाग शांत है और आप भागदौड़ में की रेस में नहीं है, हंसी आराम से अपने आप आ जाएगी। सबसे आखिर में, आपके यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उसमें जो यंग पेशेंट्स ज़्यादा होंगे ऑफ कोर्स, मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है ज़्यादा, या तो 20s वाले हैं या सीधे 45-50 वाले। 30 अपना निभा लेते, 30 इसी में निभ रहे हैं। उन लोगों को ध्यान में रख के, उनके प्रश्नों को ध्यान में रख के आप सबसे आखिर में बोलना चाहती हैं, तो ताकि अगर वो भी सुन रहे हो तो लगे ये मेरे लिए भी है। आपका स्किन केयर एक रूटीन होना चाहिए, और रूटीन मौसम के हिसाब से चेंज होना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ती है उस हिसाब से आपकी सिचुएशन बढ़ती है। आप एक लड़की हैं, फिर आपका जॉब लग जाता है, यू गेट मैरिड, यू आर प्रेग्नेंट, तो आपकी स्किन केयर चेंज हो जानी चाहिए। यही मेल्स के साथ भी है कि अगर आपका आउटडोर जॉब है तो आपकी स्किन केयर अलग होनी चाहिए, इंडोर है तो अलग होनी चाहिए। खाली स्किन केयर से काम नहीं चलता है, आपका खान पान, आपका स्ट्रेस लेवल, सब कुछ आपको कंट्रोल करना है। और ये जो जिल्द है, जो खाल है, त्वचा है, वो सिर्फ एक आवरण नहीं है, कवर है, वो एक जीती जागती, उसमें उसके काम हैं। तो आपको उन कामों को हेल्प करना है, उसमें अड़ंगा नहीं डालना है। बहुत बहुत धन्यवाद आज पूरी बातचीत के लिए। और मुझे लगता है आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज के पॉडकास्ट का आपका अपना टेक अवे होगा। मेरा टेक अवे पता है क्या है? मेरा टेक अवे ये है कि आपको क्या नहीं करना है उसको पहले समझना ज़रूरी है। क्या करना है ये तो बताने के लिए बतेरे लोग पड़े हुए हैं। क्या नहीं करना है उस पर फोकस करिएगा ना, तो अपने आप त्वचा, स्किन, उसमें ग्लो आ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो, कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, कोई ऐसी बात हो तो पूछनी हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने प्रश्न भेजिए और फिर हम प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब को लेके आएँ और आपके प्रश्नों का उत्तर दें। हालांकि आज के पॉडकास्ट का मुझे लगता है कुछ बचा नहीं होगा, फिर भी अगर बचा है तो लिख के भेजिएगा जरूर। नमस्कार। एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि काफ़ी बार सब लोगों को लगता है कि बस मुझसे यहाँ पर पूछ लेने से, या टीवी में जब हम जाते थे तो कॉल करके पूछ लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाइए। वो आपको गाइड करेगा, वो गाइड करेगा कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है या नहीं होगी, और उसके बाद आप सुकून से वो कीजिए जो वो बता रहा है। तो शो अब क्लोज हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।